रिकॉर्ड हो जाएगी ना? रिकॉर्ड 1-2 मिनट हम रुकते हैं, फिर शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ, आवाज़ आ रही है, ठीक है। आवाज़ आ रही है, इसका मतलब इसको हम नीचे कैसे करेंगे? चलिए, हाइड हो गया। चलिए, आज से हम नया सफ़र शुरू कर रहे हैं, मंजिल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, ठीक है? कोशिश करेंगे कि बहुसनों को भी हम पहुंच जाए अपने मंजिल तक, मेहनत करते हुए आगे बढ़ें और अपने लिए, अपने मकसद के तय दुआ करते रहेंगे। और जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। जब तक हम खुद से मेहनत नहीं करेंगे, अपने ताल्लुक़ से, अपनी कामयाबी के ताल्लुक़ से सही तरीके से फ़िक्र नहीं करेंगे, कोई दूसरा हमारी कामयाबी के ताल्लुक़ से नहीं सोचेगा और न ही कोई दूसरा हमारे कामयाबी के ताल्लुक़ से हमको आगे बढ़ाने के तय फ़िक्रमंद होगा। ये आप गिरा बांध के रख लें। हत्ता कि इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, जो आपकी कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुश होने वाले हैं, वो आपके वालिदैन हैं। वह भी इस कामयाबी की दुआ तो करेंगे, लेकिन आपकी जगह पर, हमारी जगह पर आकर वह काम नहीं करेंगे। ये आपको गिरा बांध लेनी चाहिए और इसको अपने सिरहाने या अपने तकिया पर या जहाँ आप रहते हैं वो लिख लेना चाहिए। आपकी कामयाबी की जब खबर मिलेगी, सब लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, लेकिन उनकी नाराज़गी आपकी खुशी को देखते हुए, आपकी कामयाबी को देखते हुए आपके मुंह पर, आपके सामने आपकी खुशी का इजहार करेंगे। लेकिन उसके पीछे जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको, यहाँ तक कि पढ़ाने वाले को भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उठानी होगी, वो मुश्किलात का सामना करना होगा। ये हकीकत है और यही दुरुस्त है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं दिला सकते हैं। तो बहुत तवील तमहीद ना बांध कर हम आपको सबसे पहले ये आपको सिलेबस दिखा देते हैं। सिलेबस हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है 1 घंटा, और उसके बाद सीधे हम किताब आपको देंगे। किताब हम दे चुके हैं, जो बच्चे आ चुके हैं क्लास में, ठीक है, आ चुके हैं, ये अभी मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको सिलेबस दिखाते हैं। सिलेबस देख लीजिए, नज़र डाल लीजिए, आप मन ही मन में पढ़ लीजिए, मन ही मन में पढ़ लीजिए इसको, सिलेबस को जल्दी से। ये मैं आपको पढ़ के बता दिया हूँ, अच्छे से समझा दिया हूँ, फिर मैं आप किताब निकालता हूँ और हम सीधे किताब की तरफ बढ़ेंगे आगे। चलिए, आपने देख लिया इस सिलेबस में, इस निसाब में पहला बाब है तारीख़ ज़ुबान उर्दू। इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। सोचा पहले आपको फिर से दिखा दूँ। हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़, प्राकृत अपभ्रंश, खड़ी बोली के औसाफ, दीगर चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस पर मेरी नज़र में जो सबसे अच्छी किताब हो सकती है वह 2 है। मेरे तजर्बे के मुताबिक वो 2 किताबें हैं और दोनों उस्ताद शागिर्द की लिखी हुई किताब है। अब पढ़ाने के जो स्टाइल है, जो तर्ज है, उसको देखिए आप, अभी पता चलेगा। और तजर्बा मैं आज को बताऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद फिर बताऊंगा। आइए, ये शागिर्द रशीद की किताब है। मसूद हुसैन खान का नाम सुना है आप लोगों ने? कमेंट कीजिएगा, अभी बोलना नहीं है। आप लोगों ने मसूद हुसैन खान का नाम सुना है? सुना है? आप में से कोई ऐसा है जो नहीं सुने हो? सब लोगों ने सुना है मसूद हुसैन खान का नाम? ठीक है, बड़ा अहम नाम है। उर्दू अदब में अगर कोई ये चाहे कि मसूद हुसैन खान को हम हटा दें और उर्दू अदब को मुकम्मल कर लें, तो ये बात हजम नहीं हो पाएगी, काबिल कबूल नहीं होगी, उनको लेना होगा। क्योंकि उन्होंने जिस सिन्फ पर काम किया है वो किसी भी ज़ुबान के लिए बहुत अहम है। उन्होंने लिसानियात पर काम किया है, उन्होंने लिसानियात पर काम किया है, उस पर खोजने तलाश करने के लिए अपनी ज़िंदगी को सर्फ किया है
और काम किया है। उनकी एक बहुत मशहूर किताब जो मैंने आपको बताया था, मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, बताया था। कापी है ना आप लोगों के पास? कापी नहीं है, सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। और दूसरी बात, जो लोग क्लास ले चुके हैं आप में से 15 लोग 17 लोग, ये सिलेबस देखिए, मैंने खुद अभी निकाला है, मतलब मैं निकाल लिया हूँ। अगर आप नहीं निकाले हैं तो आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। अब मैं रोज़ रोज़ इस बात को नहीं कहूँगा कि आप सिलेबस निकालिए और कलम से निशान लगाइए। जो किताब हम शुरू करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है, किताब का नाम देख लीजिए, हम आपको किताब से पढ़ाएंगे और पूरी किताब पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। उर्दू की लिसानी तश्कील, ये अपने आप में एक सवाल है कि उर्दू की लिसानी तश्कील किसकी किताब है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? कमेंट कीजिए एक मरतबा। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? कमेंट, बोलना नहीं अभी किसी को भी बीच में, ठीक है। ये अपने आप में एक सवाल है कि उर्दू की लिसानी तश्कील किसकी किताब है। कापी में लिख लीजिए फ़ौरन, उर्दू की लिसानी तश्कील मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है। ये लिखिए, ये अपने आप में एक सवाल है, ये अपने आप में एक सवाल है कि उर्दू की लिसानी तश्कील किसकी किताब है। लिखते चलिए, ये सवाल शुरू हो गया, पढ़ाई आपकी शुरू हो गई। लिसानियात के बाब से जब सवाल बनता है, या तो आपका सेट का इम्तिहान हो, या बीपीएससी का इम्तिहान हो, या नेट का इम्तिहान हो, जब सवाल बनते हैं तो आप पूछते हैं लिसानियाती किताबों को, पहला सवाल यही बनेगा आपसे, तो उर्दू की लिसानी तश्कील किसकी किताब है? मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की। ये मैं आपको बता चुका। आगे बढ़िए, अब हम आते हैं अपने काम की तरफ, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम। यहाँ देखिए, जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, और इस बाब को देख लीजिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है हिंद आर्याई और उर्दू, यानी वो चीज़ है, ये वो बाब है कि उर्दू के असबाब व अवामिल में जिन चीज़ों ने करामत, जो चीज़ें करामत साबित हुई हैं, जो उसके असबाब व अवामिल में जो मुहर्रिकात हुई हैं, वो चीज़ें। जैसे हम बताया था आपको मिसाल देकर कि हम बैक वक्त जवान नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे जो असबाब व अवामिल है, उसी तरह ये है हिंद आर्याई, इसको पढ़ना होगा, इसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। अब ये सब चीज़ें समझ लीजिए, ये पूरा पढ़ना होगा आपको। ये देबाचा है, ठीक है। एक सवाल बता दूं आपको यहीं से, ये बताइए कि उर्दू में देबाचे, ये सवाल मैं लिखा रहा हूँ, क्लास आपकी शुरू हो गई है। उर्दू में देबाचे लिखने की रिवाज सबसे पहले किसने डाली है? चलिए, ये बहुत अहम सवाल है। उर्दू में देबाचा लिखने की रिवाज सबसे पहले किसने डाली है? लिखिए, सौदा ने, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। कापी पे लिखते रहिए आप। कल हो के नहीं कहिएगा सर हमारा नोट नहीं बना, या हमको फुल आदमी नोट दे दे। लिखते चलिए, आपको जहाँ लिखना है। चूँकि एक दिन आपको मैंने समझाया था और बीच में एक दिन छुट्टी दिया था, तो अब कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं है। लिखते चलिए, 2 सवाल मैंने बता दिए अब तक। ये देबाचा है और ये बहुत अहम है। देखिए मैं दिखाता हूँ पहले कितना है, इसी को पढ़ाऊँगा आज। ये जो है ना, ये 2 सफ़ा का है अपने आप में, ठीक है। ये 2 सफ़ा का है। इस 2 सफ़ा में कम से कम 10 सवालात ऐसे हैं जो आपको UGCME नेट में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसमें अभी बताऊंगा अभी कौन सवाल इसमें से आया था, इसी सफ़े से। चलिए मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा, उसके बाद मैं आपसे पढ़वाऊँगा आप में से किसी एक से। देबाचा ज़ेरे नज़र किताब में उर्दू ज़ुबान के तश्कीली और इर्तिक़ाई दौर से मुताल्लिक़ लिसानियाती मसाइल व मबाहिस को मुताले का मौजू बनाया गया है। इसमें शामिल अबवाब अगरचे पिछले चंद बरसों के दौरान मज़ामीन की शक्ल में लिखे गए थे और उसका पहला एडिशन 1985 में शाये हुआ था, लेकिन मौजूदा एडिशन तरतीब देते वक्त इस पर नज़रसानी की गई और बाज़ मज़ामीन में काफ़ी रद्दोबदल करके उन्हें अस्सर नौ लिखा गया है और अबवाब की शक्ल दी गई है। चलिए, इसमें एक सवाल आपसे जो UGC पूछेगा, जो लिसानियात पर किताबें लिखी गई हैं उसमें से आपको मिलाने के लिए जब पूछा जाएगा तो बताइए कि उर्दू की लिसानी तश्कील जो किताब है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की, उसकी सन किताबत क्या है, किस सन में वो किताब लिखी गई है? पहला सवाल, सब लोग कमेंट कीजिए। 1985।
हाँ, बोलना नहीं है, लिखना है, क्योंकि हम सबकी आवाज़ जब सुनेंगे तो हमारी क्लास ख़राब होगी। आपको अभी कमेंट करना है, हम आपको बोलने का मौका देंगे। सब लोग कमेंट कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ये सवाल आपसे आएगा। अभी हम पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन पर है, तो आपको लगेगा कि सबको याद है, किसको याद नहीं है। लेकिन जब ये स्क्रीन पर ये चीज़ नहीं रहेगी और सीधे आपसे पूछा जाएगा बेतकल्लुफ़, बगैर दिखाए, तो वहाँ आपको डर लगेगा। 86 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है। इसको अजबर करते चलना है, ठीक है। आ जाइए, यहाँ देखिए कुछ किताबों का जिक्र आएगा। उर्दू के लिसानी निकातो मसाइल पर इजहार ख्याल का सेहरा यूं तो, ये देखिएगा, ये सवाल है, इंशाउल्लाह खान इंशा और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सर है। अब देखिए सवाल ये आता है कि इसी तरह आ जाए दावा और दलील में, तो उर्दू के लिसानी मसाइल पर सबसे पहले इजहार किसने किया था? इंशाअल्लाह खान इंशा ने, प्रेमचंद ने, मसूद हुसैन खान ने और मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने। खूब अच्छे समझिए, खूब ध्यान लगाकर। तो सबसे पहले इंशाउल्लाह खान इंशा ने इस ताल्लुक़ से लिखना पढ़ना शुरू किया था। जैसे लिखा ना, इंशाउल्लाह खान इंशा और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये सवालात हैं। लेकिन इस मौजू पर तहक़ीक़ी नुक्ते नज़र से सबसे पहले महमूद खां शिरानी ने कलम उठाया और उर्दू के पंजाब में पैदा होने का नज़रिया पेश किया। तो अब पता चला कि सबसे जो है कि बाकायदगी के तौर पर कहते हैं ना, एक तो किसी ने बुनियाद डाल दी है, लेकिन उरूज किसने बख्शा है? जैसे घर में भी हम आप हैं, तो घर में कोई एक जो है होता है जिसने किसी काम का आगाज़ किया, लेकिन बाद में घर के अफराद उसमें शरीक होते हैं, साथ देते हैं, तो वह काम बढ़ता है, उसमें बरकत होती है और फ़ायदा जाता है, काम बढ़ता है। तो क्या कहते हैं, शुरू तो इन्होंने किया, लेकिन इसमें इन लोगों ने मेहनत की, इसकी वजह से ये काम बढ़ा। इसी तरह शुरू तो किया था इंशाउल्लाह खान इंशा ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, लेकिन इसको नुक्ते उरूज तक, कामयाबी की मंजिल तक किसने पहुंचाया? हाफिज़ महमूद शिरानी ने। फ़ौरन लिखिए इसको, निकात हो जो आपको याद होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक मशहूर नज़रिया उन्होंने पेश किया, उर्दू के पंजाब में पैदा होने का नज़रिया। ये आपको अजबर बिस्मिल्लाह की तरह याद हो जाए आज ही से, कि उर्दू में पंजाब में, उर्दू के ताल्लुक़ से पंजाब में पैदा होने का नज़रिया किस अदीब ने दिया था? कमेंट करिए, बोलना नहीं है अभी किसी को, गैर ज़रूरी आवाज़ बिल्कुल नहीं, अभी किसी को नहीं बोलना, मोहम्मद बंद कीजिए, आपको बोलने का हम मौका देंगे। किसने दिया था? महमूद खान शिरानी ने। चलिए, हाफिज़ महमूद खान शिरानी। आगे आ जाइए। अगरचे शिरानी का ये नज़रिया अब बातिल करार दिया जा चुका है। हाँ, जाहिर सी बात है, पिछली चीज़ों के पिछली तहक़ीक़ की जो बातें हैं और जदीद तहक़ीक़ जब आती है तो पिछली तहक़ीक़ों के ताल्लुक़ से कुछ न कुछ कमी और कोताही बताती है, ताकि नई तहक़ीक़ की बुनियाद डाली जा सके। ताहम उन्होंने अपनी किताब पंजाब में उर्दू 1928, फ़ौरन लिखी अपने कापी में, पंजाब में उर्दू 1928, महमूद खान शिरानी, हाफिज़ महमूद खान शिरानी, ये लिखिए। 2 किताब का जिक्र आया और दोनों का सन मौजूद है यहाँ, 1928। ये आपको याद होगा, आपको लगता होगा याद होगा, लेकिन जब क्लास का आगाज़ आज शुरू से हो रहा है तो आप यहाँ से एक नया नोट बनाना शुरू कर दीजिए। समझ गए? ठीक है, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी ज़माने में सैयद मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर भी जदीद लिसानियाती नुक्ते नज़र से उर्दू ज़ुबान के मुताले में मसरूफ़ थे। इस ज़िम्न में उनके इल्मी व तहक़ीक़ी कारनामे, अब ये जो किताबें आ रही हैं इसको याद कीजिए, हिंदुस्तानी सौतियात 1930 लिखते चले जाइए, और हिंदुस्तानी लिसानियात 1932 खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। और जब मुश्किल सवालात बनते हैं तो पूछते हैं कि कौन किताब कहाँ से शाये हुई। देखिए, अव्वलुल ज़िक्र किताब हिंदुस्तानी फ़ोनेटिक, यानी हिंदुस्तानी सौतियात, पेरिस से शाये हुई थी, याद रखिएगा। पहले ये किताब अंग्रेज़ी में शाये हुई थी, पेरिस से। कब? 1930 में। दूसरी किताब आई हिंदुस्तानी लिसानियात 1932 में। आप जब पीछे के सवालात उठाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन, ये सवाल पूछे गए हैं मिलाने के लिए 4 किताबें एक तरफ और बाएं तरफ उनके सन तरतीब। जब आपको याद नहीं होगा, कोई 28 में है, कोई 30 में है, कोई 32 में है, तो कैसे पता चलेगा? 4 किताबें यहीं हो गई ना,
भाई उर्दू के लिसानी तश्कील मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको बताया पंजाब में उर्दू, उसके बाद तीसरी किताब का जिक्र आया है हिंदुस्तानी लसानियात, और चौथी किताब का जिक्र आया हिंदुस्तानी सौतियात। ये वो चीज़ें आपको बिस्मिल्लाह की तरह याद होनी चाहिए। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ याद करने पर। यूजीसी नेट का जो इम्तिहान है या दीगर जो इम्तिहान हिंदुस्तान में हो रहे हैं, अगर आप याद करने पर फोकस नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, इसे चीज़ों को याद करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी ज़माने ये हो गए यहाँ तक। डॉक्टर जोर के बाद प्रोफेसर मसूद हुसैन खान दूसरे बड़े लिसानी और मुहक्किक और माहिर लिसानियात हैं, जिनकी आलिमाना तसनीफ़, इसका जिक्र मैं पहले भी किया था और आज भी देख लीजिए, तारीख यहाँ मौजूद है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948। लिखते चलिए। और जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं उनकी कापी में चेक करूँगा और अभी सबका सिलेबस देखूँगा वीडियो खुलवा कर कि आपने सिलेबस निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, आगे आइए। इसको आपको लिखना है जहाँ जहाँ किताब और तारीख लिखी हुई है। जदीद तहक़ीक़ी और लसानियाती नुक्ते नज़र से लिखी हुई एक ऐसी जामे और मुदल्लल तसनीफ़ है जिनकी हम पाया कोई दूसरी तसनीफ़ ताहाल मंजर आम पर नज़र ना आ सकी। उनका ये नज़रिया कि उर्दू दिल्ली व नवाहे दिल्ली में पैदा हुई। किनका? मसूद हुसैन ख़ान का। ये याद कर डालिए, ये बहुत मशहूर नज़रिया है और बहुत काबिल कबूल नज़रिया है। हर इम्तिहान में पूछा जाने वाला है। ये कौल हर इम्तिहान में पूछा गया है। तादम तहरीर ठोस बुनियादों पर चैलेंज नहीं किया जा सका। माजी करीब के एक और लसानी मुहक्किक डॉक्टर शौकत सब्ज़वारवी, ये किताब पूछा गया था इम्तिहान में इस मरतबा। इसका नाम, किताब पूछा गया मतलब इसका नाम पूछा गया था। का जिक्र भी बेजा ना होगा, यानी इनका जिक्र भी ज़रूरी है। उर्दू भी सीखिए। आज कुछ अहम चीज़ बताऊंगा जिसको आपको याद रखनी होगी। जिनकी 2 किताबें, उर्दू ज़ुबान का इर्तिक़ा, लिखिए सन के साथ 1956। उर्दू ज़ुबान का इर्तिक़ा, शौकत सब्ज़वारवी 1956। दूसरी किताबें दास्तान ज़ुबान उर्दू, उर्दू ज़ुबान की दास्तान। ये मुज़ाफ़ले मुज़ाफ़ है। इसको सही पढ़ने के लिए आपको ये सब जानना होगा। 1961। आगे आ जाइए। उर्दू के तश्कीली और इर्तिक़ाई दौर का अहाता करती है, लेकिन इनके नज़रियात खासे मुबहम और तज़ादात हैं। कह रहे हैं कि इनके जो है ना, मतलब 2-3 तरह के नज़रिए दिए हैं, किसी एक पर इनकी बात नहीं टिकी हुई है। इसीलिए इन्हें इस मैदान में वो शोहरत हासिल न हो सकी जो दूसरे मुहक्किकीन के हिस्से में आई। आगे आ जाइए। ये किताब तहक़ीक़ी और लसानियाती नौइयत के 12 अबवाब पर मुश्तमिल है। कौन सी किताब? चलिए बताइए, कमेंट कीजिए किस किताब के बारे में कह रहे हैं कि ये किताब तहक़ीक़ी और लसानियाती नौइयत के 12 अबवाब पर मुश्तमिल है। ये कौन सी किताब की बात चल रही है बताइए। अभी आप लोग 30 लोगों से ज़्यादा लोग ज्वाइन हैं। उर्दू की लसानी तश्कील, ब्यूटी रोज़ का दुरुस्त जवाब है। उर्दू की लसानी तश्कील, जी ये जानना है, ये शूर पैदा करना अपने अंदर कि इबारत के सियाक़ो सबाक़ क्या हैं। ठीक है, जिनमें उर्दू के आगाज़ के नज़रियों, शुमाल व जुनूब में उसके इर्तिक़ा, नीज़ नवाहे दिल्ली के बोलियों के साथ इसके लसानी रिश्तों से सैर हासिल बहस की गई है। मतलब मुकम्मल और तफसीली बहस की गई है। अलावा अज़ीम, मतलब इसके अलावा उर्दू के ज़ख़ीरे अल्फाज, उर्दू के रस्म ख़त और उसके अरबी व फ़ारसी अनासिर का भी तारीख़ी, तहक़ीक़ी और तौज़ीही मुताला पेश किया गया है। नीज़ उर्दू ज़ुबान के हिंदारियाई पस मंज़र पर भी रोशनी डाली गई है जो हमको पढ़ना है। उर्दू के लसानी मसाइल व मबाहिस और लसानी तहक़ीक़ से दिलचस्पी रखने वालों के लिए किताब एक अहम दस्तावेज़ है। मैंने कहा था मेरे इल्म के मुताबिक ये किताब सबसे अच्छी है और मुख्तसर भी है, सबसे अच्छी है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा अपना मान। इसलिए मैं आपको पूरी मुकम्मल किताब पढ़ाऊँगा, अभी आपसे पढ़वाऊँगा भी। इसके हर बाब के साथ मुफीद हवाशी भी ज़िक्र किए गए हैं, यानी जो बात जहाँ से ली गई है या जो मुश्किल अल्फाज हैं उसका भी ज़िक्र है इसमें। इस किताब का पहला एडिशन 1985 में शाये हुआ था। इसके बाद इसके दूसरे एडिशन शाये हुए जिनमें इजाफा किए गए हैं। ठीक है, यहाँ शुक्रगुजारी है। अब यहाँ बताइए ये जो ऊपर, ठीक है, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है, उसके लिए हमने आगे नहीं जाएंगे। वो अपने मेहमान, अपने जो उनके साथ जो करम का मामला किया था उन्होंने,
किताब का नेम बताइए सर। अभी सर कौन सी किताब? अरे रजिया, अभी सवाल बता रहा हूँ फिर भी भूल गए आप। उर्दू की लिसानी तश्कील, ठीक है। अब इसमें मैंने आपसे कम आपको कम से कम 8-9 8 किताब बोलिए नहीं अभी, 8 किताबों के नाम बताए, उसके मुसन्निफ और सन। आप सब लोगों ने लिख लिया है? आप सब लोगों ने लिख लिया? किस किस ने नहीं लिखा? किस किस ने नहीं लिखा? कोई जो नहीं लिखा वो बोलिए। नहीं लिखा आपने सुहाना शेख? जो नहीं लिखा वो बोलिए कि सर मैं नहीं लिख पाई या मैं नहीं लिख पाया। अगर मैं बता दूं फिर से आपको आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कि आप करेंगे पढ़ाते कम में डांटते नहीं लिख पा रहा सर। क्यों मैं नहीं लिख पाई सर? अफसा जबी, क्यों अफसा जबी, क्या दिक्कत है सर? बुक है ना इसलिए नहीं लिखा। अरे बुक है तो उस पर निशान लगाइए। सर अभी ज्वाइन किया हूँ इसलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। आपके पास बुक है, अच्छी बात है। बुक मेरे पास नहीं है, दुनिया भर के बुक है मेरे पास। लेकिन कहते हैं माहिरीन अदब, हजरत अली का नाम सुना है? कहते हैं हजरत अली का बहुत मशहूर कौल है कि इंसान जब लिखता है ना तो इल्म को कैद कर लेता है, इल्म को कैद कर लेता है। इसलिए तो कलम का जिक्र आया है बार बार। कलम का जिक्र क्यों आया है? लिखने की कोई बात तो है। आपके पास किताब है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किताब मेरे पास दुनिया भर की पड़ी हुई है। लेकिन जब तक आप नहीं लिखो कैसे होगा? उसमें से क्या लेना है मैं बता दूं आपको। कोई ऐसा तालिब इल्म नहीं है जो एमए कर रहा हो उसको पता नहीं हो कि क्या क्या किताब पढ़ने से हम इस चीज़ को क्वालिफाई कर लेंगे, इस रास्ते पर हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि इसमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये बात से आप इत्तेफाक करते हो कि नहीं करते हो? और यही सबसे अहम है। उर्दू पढ़ने किसको नहीं आता है? ऐसा तो नहीं है कि आप में से कोई ऐसा जो जिसको हरफ पहचान में नहीं आता हो, ये पढ़ नहीं सकता हो। लेकिन ये जानना ज़रूरी है ना आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपने नहीं देखा कि आपको एक एक लफ्ज़ पढ़ाया और जब यहाँ तक हम पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे तो हम नीचे छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? इसलिए कि हमारे इम्तिहान के लिए चीज़ें नहीं है। वो अपने मुहसिनीन का जिक्र किया इन्होंने, वो हमारे इम्तिहान के लिए, हमने सीधे उसको छोड़ दिया। हालांकि हम चाहते थे यहाँ तक पढ़ते, इसलिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इसको पढ़ें। हम एक लिमिट में काम कर रहे हैं, इसीलिए लिखिए, लिखने की अहमियत को समझिए। जब तक आप नहीं लिखेंगे कैसे आपको याद होगा? एक मरतबा हमसे सुना, एक मरतबा आपने लिख लिया, जब आपके पास लिखा हुआ होगा तो क्या करेंगे आप? सोने से पहले उठाएंगे, 5 मिनट बाद में व्हाट्सअप खोलेंगे, उससे पहले देख लेंगे, हाँ फुला, अच्छा है, फुला किताब है, इतने सन में है, अच्छा फुला, याद हो गया। ये तरीका है मेरे दोस्त, ये काम कीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने इन चीज़ों को देख लिया कि कुछ 10 किताबें 8 किताबें आई सन के साथ, मुसन्निफिन के साथ। यहाँ से 1-2 सवाल कन्फर्म है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए। ये पहला बाब है, इसका उन्वान है उर्दू ज़ुबान का हिंद आरियाई पस मंज़र। ज़ैली बाब है लिसानी ख़ानदान का तस्वुर। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई एक आदमी, मैंने जानता 2-3 दिन क्लास अब बिल्कुल आम रहेगी, उसके बाद क्लास सिर्फ उनको मिलेगी जो क्लास में ज्वाइन हो चुके होंगे। आप में से कोई एक आदमी यहाँ से रीडिंग कीजिए, किरत कीजिए इसकी, चलिए कोई एक आदमी किरत कीजिए यहाँ से, किराते मतन जिसको बोलते हैं। उर्दू ज़ुबान का हिंद-आरियाई पस-ए-मंज़र। हम्म लिसानी ख़ानदान का तसव्वुर। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों और इलाकों में मुख्तलिफ ज़बानें और बोलियाँ बोली जाती हैं। हम्म इस बात का अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है जब हम एक इलाके से दूसरे इलाके में या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल होते हैं। हम्म मकाम की तब्दीली से हमें इंसानों के न सिर्फ रहन-सहन के तौर तरीकों और तहज़ीब में तब्दीली नज़र आती है, हम्म बल्कि उनकी बोलचाल में भी फ़र्क महसूस होता है। हम्म मुख्तलिफ इलाकों की बोलचाल का ये फ़र्क इस बात की दलील है कि हम्म मुख्तलिफ मकामात के लोग मुख्तलिफ ज़बानें और बोलियाँ बोलते हैं। हम्म
चलिए आप माइक बंद कर लीजिए। दुनिया में कोई दूसरा कोई पढ़िए यहाँ से, कोई दूसरा कोई पढ़िए, शुरू कोई भी आप में से। क्या हुआ, इतने लोग हैं, पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानों की सही तादाद का पता लगाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। ताहम माहिरीन इंसानियात के एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 5,000 तक 7,000 जबानें बोली जाती है। इनमें से बाद जबानें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और बाद जबानें आपस में मिलती जुलती है, यानी बाहम मुमासलत रखती है। जो जबानें बाहम मुमासलत रखती है, यानी जिन जबानों में लिसानियाती बुनियादों पर यकसानियत पाई जाती है, इन्हें हम रिश्ता जबानें कहते हैं। हम रिश्ता जबानों को एक ग्रोह या जमरे में रखा जाता है। मुमासिल, इसको मुमासिल नहीं पढ़, ममासिल पढ़ते हैं। काजी पढ़िए, अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए। जी सर, विजिबल नहीं दिख रहा है? जी सर। ममासिल या हमरिश्ता ज़ुबानों के इसी गिरोह या ज़ुमरे को लिसानी ख़ानदान कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम समझते हैं, उसको फिर आगे बढ़ते हैं। माइक बंद कर लीजिए काजी। अब यहाँ से एक मरतबा सवाल, माइक बंद कर लीजिए, यहाँ से एक मरतबा दावा और दलील का सवाल आया हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ इसी सफ़ा से। उसमें पूछा गया था कि हमरिश्ता ज़ुबान का क्या मतलब होता है। यहाँ अभी हम लोगों ने पढ़ा ना हमरिश्ता ज़ुबान, यहाँ कह रहे हैं कि बाज़ ज़ुबानें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और बाज़ ज़ुबानें आपस में मिलती जुलती हैं, यानी बाहम मुमासलत रखती हैं। जो ज़ुबानें बाहम मुमासलत रखती हैं या जिन ज़ुबानों में लिसानियाती बुनियादों पर यकसानियत पाई जाती है, उन्हें हम रिश्ता ज़ुबान कहते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू में आइए देखते हैं हम लोग। उर्दू से पहले कौन ज़ुबान थी? कमेंट कीजिए, चलिए कमेंट कीजिए। उर्दू से पहले कौन सी ज़ुबान थी? अरे जल्दी कमेंट कीजिए जो भी आपको मालूम है। संस्कृत, चलिए और लोग बताइए। संस्कृत, और लोग बताइए। फारसी, और लोग बताइए। देर मत कीजिए, यही तरीका जो आप छोड़ चुके हैं पढ़ने का और पढ़ाने का, लोग छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से तलबा को फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से फ़ायदा नहीं हो रहा है। और उसी को हमको राइज करना है, उसी पर मेहनत करनी है, ताकि आपको पढ़ना आ जाए, बोलना आ जाए। सही जवाब शाइस्ता परवीन का सिर्फ आया है, बाकी किसी का नहीं आया है। हमने आपसे सवाल किया, आपने उसको सुना नहीं। और पीएचडी एंट्रेंस में वाइवा में यही होता है। हमने आपसे क्या पूछा कि उर्दू से पहले कौन ज़ुबान थी? फारसी थी, सीधी बात। उर्दू से पहले फारसी थी ना। अभी तक फारसी, अभी 40-50 साल तक हिंदुस्तानी जो कवानीन है उसमें फ़ारसी ज़ुबान चलती थी। अभी देख लीजिए, हमारी जो ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा मटेरियल हैं, या आपने वालिदैन से पूछिएगा जो ज़ईफ़ ज़्यादा हैं, उनसे पूछिएगा तो उनके जो कागज़ात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, जो ख़ास तौर से ज़मीनी डॉक्यूमेंट जो हैं, कागज़ात हैं, वो भी फ़ारसी में भी लिखी हुई हैं। अभी 40-50 साल पहले, 30 साल पहले, अभी ना हिंदुस्तान का माहौल उस कदर नहीं जो पहले था। तो हमने आपसे सवाल क्या किया, उर्दू से पहले कौन ज़ुबान थी? फ़ारसी। अब ये सवाल आ जाए इम्तिहान में, उर्दू और फ़ारसी को हम रिश्ता ज़ुबान कह सकते हैं, और दलील में आ जाए क्योंकि ये दोनों ज़ुबानें एक दूसरे से मिली जुली हैं। तो अब बताइए कि सवाल क्या सही है, क्या गलत है, बताइए। सवाल समझा आप लोगों ने? आप लोगों ने सवाल को समझा या नहीं समझा?
क्या दोनों सही है, दोनों गलत है? ये बताइए, दोनों सही है, दोनों गलत? जल्दी जवाब दीजिए थोड़ा, ताकि पढ़ाने में मज़ा आए। दोनों सही है। इसी तरह से आपसे सवालात पूछे जाते हैं। अब देखिए, एक सवाल मैं और बनाता हूँ, आप फिर बताइएगा आप लोग कि उर्दू और संस्कृत दोनों ज़ुबानें आपस में मिलती जुलती हैं। यह एक सवाल ये कि उर्दू पर संस्कृत के असरात पाए जाते हैं। ये सवाल सुनिए, दावा और दलील मैं समझा रहा हूँ, को बच्चे समझिए इसको। उर्दू पर संस्कृत के असरात पाए जाते हैं क्योंकि उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक़ संस्कृत से है। बताइए तो कौन सही है, कौन गलत है? सब लोग बताइए, सब लोग के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सब लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? दोनों सही है। क्यों 4-5 लोग जिम्मेदारी लिए हैं? पहले दिन से ये काम मत कीजिए। बराहे दोनों गलत है। चलिए, बराहे करम पहले दिन से काम मत कीजिए कि 4-5 लोग मैसेज कर दिए, बाकी लोग देख रहे हैं, वो देखते ही रह जाएंगे ज़िंदगी भर। दावा सही, दलील गलत। एक लड़की का सिर्फ सवाल सही जवाब आया है, आफिया निसार का। एक नाफिया निसार का सही जवाब है। अब सुनिए, मैं सवाल आपसे क्या किया था। मैंने आपसे सवाल किया था कि उर्दू पर संस्कृत के असरात हैं, यानी उसके असरात मौजूद हैं। दलील आपको दिए थे क्योंकि उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक़ संस्कृत से है। अगर आपने सही से सुना होता तो आप समझ गए होते आप लोग, क्योंकि मैंने अभी आपसे पूछा था कि उर्दू से पहले कौन सी ज़ुबान थी? फ़ारसी। जब फ़ारसी ज़ुबान थी तो बराह रास्त संस्कृत पर कैसे असर हो जाएगी? मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर मुझसे पहले मेरे वालिद का जिक्र है, मेरे वालिद से पहले मेरे दादा का जिक्र है, मेरे में और मेरे दादा में रिश्ता है, लेकिन बराह रास्त रिश्ता नहीं है। बराह रास्त रिश्ता होने के लिए बीच में वालिद साहब आएंगे। इतनी बात समझ गए आप लोग? आप में से किसी को भी समझ में नहीं आया तो बताइए हमको। ये सवालात आते हैं जो मुश्किल होते हैं, ये वो सवालात हैं लिसानियात के जो आपको दम तोड़ने पर मजबूर कर देंगे, गलत करने पर मजबूर कर देंगे। ये सवाल आपसे इम्तिहान में एक मरतबा आया था, एक बार और समझा दीजिए। सवाल ये है, मैंने आपसे कहा था कि उर्दू ज़ुबान पर संस्कृत के असरात मौजूद हैं। ये दलील था। दावा में नहीं, ये था दावा कि उर्दू ज़ुबान पर संस्कृत ज़ुबान के असरात मौजूद हैं। ये एक दावा किया गया। दलील दे रहे हैं क्योंकि, इसलिए कि, या क्योंकि उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक़ संस्कृत से है। क्या उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक़ संस्कृत से है क्या? बताइए आप लोग। उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक़ फारसी से ना है? उर्दू से पहले नहीं, बराह रास्त नहीं। माइक बंद कीजिए, कमेंट करना है। उर्दू से पहले कौन सी ज़ुबान राज थी? कमेंट करना है, अभी नहीं बोलना है। अभी बोलने में चूँकि सब लोग बोलना चाहेंगे ना आपकी तरह, ये चीज़ समझ लीजिए। चलिए, ये समझ गए 2 सफ़ा। हम रिश्ता ज़ुबान का मतलब क्या होता है, ये है। चलिए, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ से अहम। चलिए, कोई आप में से कोई एक आदमी और पढ़िए, कोई तीसरा कोई पढ़िए। जो पढ़ चुके उनको नहीं पढ़ना है। चलिए। दुनिया के लसानी खानदान। लसानियाती अदब में लसानी खानदान के लिए खानदान अलसिना की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती रही है। एक मुमताज़ अमरीकी माहिर लसानियात व नफरडिपी लहमन ने दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों की नस्ली बुनियादों पर, यानी इनकी पैदाइश के एतबार से दर्जाबंदी की है और इन्हें 7 लसानी खानदानों में तकसीम किया है, जो ये हैं: हिंद यूरोपी, अफ्रीकी एशियाई, चीनी तिब्बतन, ठीक है, अल्ताई, द्राविड़ी, ऑस्ट्रो एशियाई, फिनो-अग्रिक। इनमें से हर लसानी खानदान में सिर्फ वही ज़बानें शामिल की गई हैं जो बाहम मुमासिलत रखती हैं। बाज़ ज़बानें
आपस में इसलिए मुमासिलत रखती हैं कि इनका माखिज एक होता है और वो नस्ली या पैदाइशी एतबार से गैनोकोलॉजिकली हम रिश्ता होती हैं। हम रिश्ता जबानों में गहरा लसानियाती रिश्ता पाया जाता है। इस रिश्ते की ठोस और मजबूत बुनियादें सौती सतह पर देखने को मिलती हैं, जिन्हें सौती मुमासिलतें कहते हैं। मसलन यूरोप और एशिया की बाज़ ज़बानें सौती सतह पर एक दूसरे से काफ़ी मुमासिलत रखती हैं। बस आ जाइए। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि ज़ुबानों को, दुनिया में जो ज़ुबानें बोली जाती हैं उसको दर्जाबंदी किसने किया था। सब लोग कमेंट कीजिए, अभी आपको सामने पढ़ा दिया गया ताकि आपको याद हो जाए। ये आपको लिखना भी है, कलम चलाते रहिए, चूँकि आप बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हैं यहाँ। कलम चलाते रहिए, कलम चलाते रहिए। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए अभी। सबसे पहले तमाम ज़ुबानों को, दुनिया में जितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं उसको लेसानों में, लेसानी ख़ानदान में किसने तकसीम किया है। ये सवाल है आपके लिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके सामने है कि कितने ख़ानदानों में तकसीम किया उसने। वेनफर्ट पी लहमन। सब लोग, आप में से कुछ लोग सिर्फ जीनत बने हुए मजलिस के, जीनत बनने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। ये आपने अपना 1 घंटा निकाला है तो 1 घंटा उसूलिए मुझसे, ठीक है। ये 2 चीज़ आप कंपलसरी याद कर लीजिए, और ज़ौक़ के एतबार से अगर ये आप साथ याद कर लेते हैं तो ये आपको कहते हैं सोना पर सुहागा। चूँकि सवाल बनाने वाले कभी अगर सवाल ये बना दिए आपके सामने, इसमें से किसी एक स्किप कर दिया या इसी में से 3 को ले लिया, एक नया डाल दिया मगरिबी हिंदी, तो मगरिबी हिंदी का तो इसमें जिक्र नहीं है। या इसी तरह मशरिकी हिंदुस्तानी, या इस तरह मशरिकी हिंदी, तो ये सब चीज़ों के इसमें जिक्र नहीं है। या प्राकृत का जिक्र नहीं है, खड़ी बोली का जिक्र नहीं है, चूँकि वो देखेंगे ना कि आपको याद है या नहीं है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो। अगर सवाल बनाने वाले कभी ये सवाल बना लिए कि इसमें से कौन सी ऐसी ज़ुबान है जिसका जिक्र जो है कि लहमन ने नहीं किया है, तो आपको कब पता चलेगा, जब ये सातों याद होंगे तब। तो इसको आप धीरे धीरे करके याद कर लीजिए। चलिए, ये बात समझ में आ गई। ये जो 3 अहम चीज़ें मैंने आपको बता दिया, एक सबसे पहले किसने किया, दूसरा कितने हिस्सों में किया, और तीसरा कि कितने और उसके कौन कौन से नाम हैं, ये आपको याद कर डालना है। चलिए, आप में से कोई दूसरा कोई पढ़िए। सौती मुमासलत, एक चीज़ और समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर कोई इसमें यूपी का भी होगा, कोई बिहार का भी होगा, ठीक है। यूपी और बिहार में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ की ज़ुबान ऐसी हो जो बिहार का कोई भी आदमी हो जो बिल्कुल समझ ना सके, बिल्कुल नहीं समझ सके, ऐसा नहीं हो सकता 100%। हाँ ठीक है, बोलने के स्टाइल अलग हैं, उसलूब अलग हो सकते हैं, कुछ आगे पीछे कर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। उसी को हम कहते हैं सौती मुमासलत, यानी बोलने की जो स्टाइल है उसको क्या कहते हैं, सौती मुमासलत। जब 2 जगह की बोलियाँ एक तरह से हों, बिल्कुल हूबहू नहीं। कभी कभी नहीं कहते हैं कि अरे यार, मेरे गांव में एक आदमी है, चचा ही लगते हैं, मेरे घर के बगल में है, एक का नाम नियाज है, दूसरे का नाम इसरार है। इसरार गांव को लोग बोलते हैं, हालांकि वो लफ्ज़ सही असरार है। दोनों भाई इस कदर आपस में मुतशाबे हत रखते हैं कि अब तक, यानी उनके भी बच्चे जवान हो गए, मैं अब तक नहीं पहचान पाता हूँ कि इसमें कौन न्याज चाहे, कौन जो असरार चाहे। आपके तरफ कभी ऐसा हुआ है कि 2 भाई लगता है कि अरे एक ही तरह हैं, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं चल रहा है। या कभी कभी जुड़वा भाई, जुड़वा बहन, ये आप देखे होंगे अपने इलाके में, हर गांव में तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कभी कभी रिश्ते में आप देखे होंगे, जानते होंगे। इसी तरह सौती मुमासलत है। अब यहाँ आप उसकी मिसाल देखेंगे कि थोड़ा सा फ़र्क के साथ कैसे मुमासलत है। चलिए पढ़िए आप में से कोई एक आदमी। ये पढ़ना जो है ना, आज हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद में इंटरव्यू था, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ही बोलो, अफसोस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं गया था उसमें, तो कुछ नए बच्चे आए थे, कुछ की हेल्प की ज़रूरत थी,
किसी किसी का फ़ोन भी आया था, चूँकि ऑनलाइन की वजह से बहुत लोग जानते भी हैं कि सर ये मेरी बहन है, मेरा भाई है। मैंने कहा कि आप सिनॉप्सिस लाए हो तो पढ़ लो। अभी यकीन जानिए सिनॉप्सिस नहीं पढ़ पाए। ये जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ ना पढ़ने की, ये आपको कोई नहीं देगा। और अगर आज से कोई देना शुरू कर रहा है ना, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करूँगा, कम से कम मेरे सुनकर तो शुरू कर दिया। ये जो किताब से पढ़ाने का जिक्र अभी है ना, ये मेरा ही छेड़ा हुआ है 3 साल पहले, और किताब से पढ़ा रहा था। उससे पहले कोई नहीं पढ़ाता था। मैं कहा नहीं, मैं किताब से पढ़ाऊँगा, मैं खुद पढ़ूँगा, बच्चों से पढ़वाऊँगा भी। मैं 2 सब पढ़ूँगा, 2 सब बच्चों से पढ़वाऊँगा। असल सीखना यही है। मैं चाहता तो इसमें से कुछ नोट लिख लेता, टाइप कर लेता, आपके सामने दे देता, आप खुश हो जाते, अरे PDF मिल गया, खुश। लेकिन आपको क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा आपको। इसलिए आप में से जो पढ़ चुके वो नहीं, उनके अलावा कोई यहाँ से पढ़िए, पढ़िए यहाँ से। अगर हम यूरोप की कदीम ज़बान यूनानी, ग्रीक, हिंदुस्तान एक की तरीका कदीम सीखते चलिए ज़बान। आज से। जैसे कहीं से कोई पढ़ने के लिए कहे और वहाँ से कोई नया बाब शुरू हो रहा है, उसको पहले पढ़ना है। ठीक है। सौती ममासिलत ममासिलते। सिलते नहीं, मुमासलत था ना। जी। अगर हम यूरोप की कदीम ज़बान यूनानी, ग्रीक, हिंदुस्तान की कदीम ज़बान, संस्कृत और ईरान में बोली जाने वाली ज़बान फारसी के बाज़ अल्फाज का एक दूसरे से मुकाबला करें, तो सौती सतह पर इन तीनों ज़बानों में हमें गहरी सिलते नहीं, सलतें, ममासलतें नजर आएंगी। मिसाल के तौर पे उर्दू ज़बान का हिंदारियाई पस मंजर, पसे तो मंजर। यहाँ पर है पश्चे मंजर, यूनानी, संस्कृत, फारसी। 1-2 पढ़िए, फिर हम आगे निकलेंगे। दो पंच हफ्त, दो सद, नहीं, ईद, उस मावत। एक लाइन देखिए, ये DUO 2 लिखा ना, ये द जी दो जी। है ना। यहाँ उर्दू पंच में इसका पद। माना दिया हुआ है। तो देख रहे हैं जो तलफ़ुज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्या इसमें? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसी को कहते हैं कि तकरीबन करीब करीब है। मुमासलत का मतलब होता है करीब तर, हू बहू नहीं। हू बहू तो मुमासलत कहाँ रहा है, फिर एक ही चीज़ हो जाएगी ना। तो इसको दिखाया है यहाँ, आप चाहें तो इसको याद कर लेंगे, ये आपकी तहकीक में काम आने वाला है, इम्तिहान के हिसाब से समझने के लिए है। आगे पढ़िए इसको। अभी लिसानी और सौती अभी नहीं, ममासिलतों घबराइए की। नहीं, घबराना नहीं है। अभी लिखा है, देखिए, उन्हें नहीं, उन्हें और इन्हें देखिए। उन्हें हम कब पढ़ते, जब ये पहले किसी किताब का जिक्र आ चुका है। ये तभी सामने है ना, इन्हें। चलिए, इन्हें लिसानी और सौती ममासिलतों की बुनियाद पर इन जबानों को एक लिसानी खानदान में रखा गया है, जैसे हिंद यूरोपी खानदान जिसे किसे हिंद कहते यूरोपीय हैं। खानदान कहते हैं। इतनी बात समझने में किसी को दुश्वारी आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हम आगे चलेंगे, तो ये थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब जितने 5-6 लोग पढ़ चुके हैं, उनके अलावा कोई दूसरा कोई पढ़िए। जुबानों का तकाबली मुताला। चलिए, कोई दूसरा कोई पढ़िए। जबानों का तकाबली मुताला। अलिफ सर विलियम जोन्स की दरियाफ्त जबानों की तकाबली मुताबले की इब्तिदा एक अंग्रेज मुस्तशरिक सर विलियम जोन्स से होती है, जो पेशे के लिहाज से कानूनदा था। वह जज के हैसियत से 1783 में हिंदुस्तान आया था। वह अंग्रेजी के अलावा यूनानी, लातीनी, अतालवी, पुर्तगाली, स्पेनी और फ्रांसी जबानें भी जानता था। उसे अरबी और फारसी से भी वाकिफियत थी। उसने कोलकाता में अपने क़याम के दौरान संस्कृत जबान सीखी और उसका मुकाबला यूरोप के कदीम जबानों से किया। उसे देखकर बड़ी हैरत हुई कि संस्कृत और कदीम यूरोपी जबानों में गहरी मुमासलतें पाई जाती हैं। उसने अपनी इस दरियाफ्त का बाकायदा ऐलान अपने एक तहकीकी मकाले में किया, जो 27 सितंबर 1782 को
रॉयल एशिया तारीख आपने गलत पढ़ दी, एशियाई तारीख सही कीजिए। 27 सितंबर। 1782। फिर गलत। 86। हम्म अच्छा रुकिए, वो रॉयल मुझे याद आया, खैर पढ़ लीजिए, आप बता रहा हूँ। सर सुनिए लीजिए, कल मुझे किसी ने कहा था कि सर एक बात बताइए, आप कहीं खुद से लिख कर लेके जाते हैं तो, माइक बंद कर लीजिए। उन्होंने कहा था कि सर एक सवाल का जवाब बताइए। उनका सवाल भी सही था कि आप खुद से लिखते हैं और अपने लिखे हुए में कभी तारीख गलत लिख लेते हैं आप। मैंने कहा इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन ये कैसे, जब आप खुद से लिख रहे हैं तो कैसे गलत लिख लेंगे, वो भी तारीख। तो अगर वो क्लास में पूछने वाला मौजूद अगर क्लास में है तो देखिए इसी तरह हो जाता है। इंसान को लगता है कि टोकने के बाद भी जुबान से वही निकला है, चूँकि ये लाशूरी तौर पर हुआ है, शूरी तौर पर नहीं हुआ है। चलिए पढ़िए आगे। 1786 को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के जलसे में पढ़ा गया। ये भी एक कलकत्ता में अहम नुक्ता है। रुक जाइए आप, माइक बंद, मैं पढ़ा देता हूँ, यहाँ से मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, सुनिए अब आप लोग। ये भी एक अहम नुक्ता है। सबसे पहले तो सवाल आपको लिखवा दिया है कि सबसे पहले दुनिया की तमाम ज़ुबानों को मुख्तलिफ़ गिरोहों में किसने तकसीम किया है, कितने ज़ुबानों में तकसीम किया है, उसके नाम क्या है, सब पढ़ाया गया है। ये अब अगर सवाल आ जाए कि उसने सबसे पहले इस चीज़ के दरियाफ्त करने के बाद कहाँ ऐलान किया था, कहाँ पढ़ा था, तो कलकत्ते में पढ़ा था। कब? 1786 ईस्वी को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के जलसे में पढ़ा था, ठीक है। सर विलियम जोन्स की दरियाफ्त का खुलासा ये था कि संस्कृत, यूनानी, लातीनी और क्लिंक और जर्मानी की तमाम ज़ुबानें अपनी साख्त के अतबार से बाहम बेहद यकसानियत रखती हैं। इनके अंदर पाई जाने वाली मुमासलतें इतनी गहरी हैं कि यकीन हो जाता है कि इनका इर्तिका किसी एक मुस्तशरिक, गलत पढ़ रहा हूँ मैं, मुश्तरक लिखा है वो, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। जहाँ मेरे से गलती हो कहीं भी आप फ़ौरन मैसेज करना है। आपको ये नहीं सोचना है मैं सर हूँ तो कुछ भी चलेगा, नहीं, गलत है तो मैसेज करना है। एक मुश्तरक माखज से हुआ है जो अब नापैद है। ये भी वो कहते हैं कि ये ज़ुबानें कहाँ से निकली हैं ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि बाहम दोनों, कहते हैं ना कि इनके अब्बू कौन है पता नहीं है, लेकिन दोनों को चेहरे एक हैं। मैं अपने ताल्लुक से बताऊं तो मैं हरियाणा गया था, मुझे वहाँ के लोगों ने कहा कि अब तुम कश्मीरी हो, तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, लोग कहते हैं तुम दिल्ली का हो, तो ये अलग चीज़ है। अब मेरे अब्बू का नाम क्या है, ये अलग चीज़ है। तो इसी तरह इन्होंने कहा ये ज़ुबानें बाहम मुश्तरक हैं, लेकिन कहाँ से निकली हैं, इसका सोर्स क्या है, माखज़ क्या है, ये नापायद है, उनका कहना है। इस तरह के लिसानी मुशाहदात पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन जोन्स की इस दरियाफ्त ने आलिम से मतलब समझते हैं कौन, पढ़े लिखे लोग, मदरसा वाला आलिम नहीं जो आजकल चला हुआ है, मुल्ला मौलाना आलिम लोग। अच्छा आज भी देखिए आलिम लफ्ज़ की कितनी अहमियत है कि कोई भी बयान करता है तो मुल्ला कह देता है, लेकिन आलिम नहीं कहता है ना। आलिमों के जहनों को, आलिम कहते हैं पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर को, पढ़े लिखे लोग को, आलिमों के जहनों को नए सिरे से महमेज किया, सुने सोचने पर मजबूर किया और उनमें एक नया जोश और वलवला पैदा किया। नीज़ यूरोप में अंग्रेज़ी और जर्मन ज़ुबानों की कदीम शक्लों के यूनानी, लातीनी, संस्कृत और दूसरी ज़ुबानों से मुनज़्ज़म और बाकायदा तौर पर मुकाबले का आगाज़ हुआ। 19वीं सदी के दौरान इस तक़ाबली मुताले की बुनियाद पर इन ज़ुबानों की गिरोह बंदी हिंद यूरोपी ख़ानदान अलसिना में की गई। कितने रुकैया का सवाल आ गया, कितनी देर तक इलेक्शन चलेगी, सवाल गलत है, मैं बताऊं तो अब मैं ख़त्म ही करने वाला था। वलवला ही नहीं, क्या बता रहे हैं आप, वलवला नहीं वलवला, आप अब बता सकते हो, अगर मुझसे पढ़ने में गलती हुई तो आप बता सकते हो बोलकर। और यहाँ तक पढ़ाऊँगा आज, बस 10 मिनट आपसे सवाल लूँगा अब। चलिए आप में से किसी को कुछ पूछना है पूछिए। मेरे साथ जो पढ़ाते थे ना प्रोफेसर मोहम्मद साहिदुल हक, दरअसल नेट ख़त्म होकर, अच्छा कल से नेट बचा कर रखिएगा। रुकैया नाजनीन क्या लिखा है, तो जब पढ़ाते थे ना, क्लास तो 50 मिनट की होती है हर जगह, पूरी यूनिवर्सिटी में 1 घंटे की, उसको 50 मिनट मान के चला जाता है, तो पढ़ाते 3 घंटा। एक मतलब उन्होंने क्लास शुरू की थी 3 बजे से, क्लास ख़त्म हुई थी 8:20 में रात में, किसी को हिलने नहीं दिया तो आदत पड़ी हुई है, 1 घंटा क्लास होती है। ठीक है, आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए आप,
क्लास के ताल्लुक से नापैद का क्या मतलब, नापैद का मतलब होता है सर आप जितना अच्छा उतना ही अच्छा पढ़ते भी हैं। नापैद का मतलब होता है, पैद का मतलब ख़त्म होना, नापैद ना ख़त्म होना, ठीक है। ये क्लास उन लोगों के लिए है, मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ लोगों को जानना हो तो शायद, ये उन लोगों के लिए क्लास है जो इस क्लास को ख़रीद चुके हैं। 2-3 दिन आपको क्लास मिलेगी आम पब्लिकली, इसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। कहते हैं ना कि हमको ज्वाइन होकर देखना है कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, डेमो के तौर पर, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं डेमो के तौर पर।